अच्छा, हमने जो है ना इंट्रोडक्शन अपना तकरीबन कंप्लीट कर लिया था कल के लेक्चर तक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो हमने कुछ टर्म्स देखी जो पीपीएससी में रिपीट होती रहती हैं। इसके अलावा फिर हमने कीज का कंसेप्ट को देखा था, कितनी टाइप्स कीज हैं, क्या क्या उनका काम है। और मैंने कहा था कि फॉरेन की जो है ना इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उसका अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसमें रेफरेंसिंग और रेफरेंस्ड में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा रेफरेंसिंग है और कौन सा रेफरेंस्ड टेबल। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और इसी में हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ, जब भी लफ्ज मॉडल या डायग्राम का आता है तो मॉडल जो है ना एक ब्लूप्रिंट होता है। यानी कि जब आप कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह घर वगैरह बनवाने लगते हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी आर्किटेक्ट के पास या जो मैप बनाने वाले होते हैं उनकी खिदमत लेते हैं। उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ बनवानी है। तो उसके बाद वो जो है ना आपको एक नक्शा बना के मैप बना के देता है। तो वो क्या होता है कि एक्चुअल आपका घर नहीं होता, वो ये बता रहा होता है कि जब कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, आपका घर फाइनलाइज हुआ, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि ब्लूप्रिंट है, जैसे हम कार्बन कॉपी का छापा कहते थे कि ओरिजिनल नहीं है लेकिन छापा हमने लगाया है, वो इस तरह की चीजें। उस तरह की चीज होती है। जैसे हम क्लास के कंसेप्ट को भी समझते हैं कि क्लास जो है वो एक्चुअल में ब्लूप्रिंट है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, वो ये जरूर बताती है कि जब कभी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, तो वो रियल लाइफ में जब इस तरह का वो उसके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इस तरह का वो दिखेगा। बिल्कुल मॉडल भी यही चीज बता रहा होता है कि जब कभी आप इधर कोई भी चीज जिसका मॉडल बनाने लगते हो, कि जब इन रियलिटी वो चीज डेवलप होगी तो इस तरह की चीज लगेगी। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी हमें ये चीज बताती है। हम देखेंगे कि एंटिटी क्या है, किस चीज को हम एंटिटी बोलते हैं, क्यों जरूरी है एंटिटीज के मतलब हमें डाटा इकट्ठा करना। फिर उनके रिलेशनशिप को देखेंगे, एंटिटीज के दरमियान कितनी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल है। और फिर हम एक मॉडल देखेंगे जो एंटिटीज और उनके दरमियान रिलेशनशिप को हमें दिखाएगा कि जब ये एक्चुअल में बन जाएगा सॉफ्टवेयर, या जब कोई भी प्रोजेक्ट है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जब ये बन जाएगा, उसके दरमियान ये जो एंटिटीज होंगी और उनके दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो वो इस तरह के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए मॉडल जो है हमेशा किसी डायग्राम की मदद लेता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अभी मैं नक्शे की बात कर रहा था कि नक्शे में कुछ चीजें तो बकायदा लिखी होती हैं कि ये फलां चीज, ये है फलां चीज, ये फलां चीज, लेकिन उसके बाद फिर एक इलस्ट्रेशन भी आपके पास आती है, पिक्टोरियल फॉर्म कह लो कि आप घर की आपके सामने होती है कि ये फलां रूम है, उसमें ये चीज होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही मॉडल तो हम बता देंगे ना ये चीज होगी। फिर जब एक्चुअल में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कागज पे, तो वो हम डायग्राम की मदद से करेंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या चीज है वो मैंने बता दी है, और डायग्राम क्या है, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म है इसी मॉडल की। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें लाई करती हैं। तो देखें जी, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। पहले हम देखेंगे ईआर मॉडल क्या है, फिर उसके बाद हम अपने ईआर मॉडल के ही कंटिन्यू करेंगे, ईआर डायग्राम देखेंगे। फिर हम कॉर्डिनलिटी कंस्ट्रेंट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासतौर पर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है तो फिर मैंने इसको शामिल कर दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि एक ईआर डायग्राम आपने बना लिया है, तो जब जो ईआर डायग्राम बनाने वाले होते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, वो डिजाइनर होते हैं। यानी कि वो जिनका काम सिर्फ यही होता है कि वो क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट सुनते हैं और उसको जो है ना एक मॉडल की सूरत में, एक नक्शे की सूरत में, एक डायग्राम की सूरत में जो है ड्रा करते हैं। फिर वो डायग्राम जो होती है वो एक्चुअल में कोडिंग टीम जो होती है, प्रोग्रामिंग टीम जो होती है, उसके हवाले कर दी जाती है। तो प्रोग्रामिंग की टीम जो है वो सबसे पहले काम क्या करती है कि वो इस ईआर डायग्राम को देखती है और उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करती है। तो सबसे पहले हम देखते आ रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि जब हमारे पास एक ईआर डायग्राम आएगा, तो उसको हमने डेटाबेस में यानी कि टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिहाज से कि कैसे रिडक्शन कैसे की जाती है ईआर डायग्राम की एक एक्चुअल टेबल में। क्योंकि हम अभी तो यही कह रहे थे ना, ब्लू प्रिंट है, तो ब्लू प्रिंट तो आपके पास आ गया, वो अपने एक्चुअल में चीज बनानी है कि टेबल बनाना है। तो हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनेगा, टेबल उसके दरमियान कैसे बनेंगे। तो लास्ट हमारा जो है टॉपिक इस चैप्टर का वो यही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि ईआर मॉडल और डायग्राम में क्या डिफरेंस है। मैंने मोटा मोटा सा बता भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम पढ़ लेते हैं कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कुछ है। देखिए जी, ईआर मॉडल इज फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। कि आपने सिर्फ और सिर्फ ईआर मॉडल में ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट होंगे या ये चीजें होंगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने हमसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का कहा, हमने यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम करना है जो यूनिवर्सिटी के सारे काम को जो है ना सर अंजाम दे। तो उसमें सबसे पहले मैं कह लेता हूँ कि लेट्स से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन मैंने करवानी। फिर उसके बाद फैकल्टी होगी, फैकल्टी को मैं चाह रहा हूँ कि सारा उनकी सैलरीज वगैरह, लीव्स वगैरह सारी की सारी कंप्यूटराइज मैनेज हो। तीसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। तभी मैंने दो तीन चीजें सिर्फ मैंने आइडेंटिफाई की हैं। तो इसमें देखो, जो चीज जिसके मुतालिक आपको डाटा रिक्वायर्ड होगा, डाटा सेव करना आपके सिस्टम में रिक्वायर्ड होगा, वो चीज एंटिटी कहलाती है। अब देखो स्टूडेंट है,
इसका डाटा जाहिर है आपने सेव रखना है कंप्यूटर में, जब रजिस्ट्रेशन होगी वो कोई ना कोई फॉर्म को फिल करेगा, सारे का सारा डाटा आएगा वो आपने फिल रखना है। तो ये एक एंटिटी है, यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट या रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका डाटा आपने अपने सिस्टम के अंदर सेव रखना है, महफूज करना है, उसको हम कह देते हैं कि वो एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट इस पार्टिकल एग्जांपल में हमारे पास एंटिटी है। फैकल्टी बिल्कुल इसी तरह है, फैकल्टी के भी हम सारी मालूमात रखेंगे, क्या नाम है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या सैलरी पैकेज है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, क्या उसकी एक रिसर्च रिसर्च क्या है, किस फील्ड में है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ। तो फैकल्टी भी बिल्कुल हमारे पास जो है कह लो कि एंटिटी होगी। इस तरह एग्जाम होगा, एग्जाम का मतलब कि हम सेट रखेंगे कि फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में ये चीजें होती है, सेकंड में ये, थर्ड में ये इतनी फीस होगी, इसकी पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जो भी चीजें होती होंगी। तो ये मैंने 3 एंटिटीज उठाई और उसके मुतालिक मैं चाह रहा हूँ कि मैं डाटा अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में जो मैं डेवलप कर रहा हूँ उसमें सेव रखूँ। तो ये एक एंटिटी होगी, यानी जिस ऐसी चीज या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका आपने डाटा अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में सेव करना है, उसको हम एंटिटी बोल देते हैं। तो ये यही बताया गया कि ईआर मॉडल में सिर्फ आप आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे अभी हमने इन 3 आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है कि ये मेरे सिस्टम में होंगी जब एक सिस्टम बन जाएगा। तो ईआर मॉडल में आप यही करते हो कि इन एंटिटीज जो कि आपके सिस्टम में सर इंप्लीमेंट स्लाइड होगी चेंज उनको हुई। अच्छा, मैं अगेन कर देता हूँ। लेकिन ER model is for identifying entities to be represented in the database and representation of how these entities are related। क्योंकि दो चीजें हैं, एक एंटिटी और एक रिलेशनशिप। तो दोनों चीजें आप आइडेंटिफाई करोगे कि एंटिटीज कौन कौन सी होंगी और आपस में कैसे लिंक करेंगे। ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कैसे करते हैं। तो ये दो चीजें हम ER मॉडल में देखेंगे। अच्छा, ER डायग्राम क्या है? देखो, ER डायग्राम एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप अमंग द एंटिटीज प्रेजेंट इन द डेटाबेस। ER डायग्राम आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है, यानी वो बताएगा कि स्टूडेंट्स के और फैकल्टी के दरमियान कोई एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है वो भी बताएगा कि किस टाइप का है, किस तरह का है। इस तरह बताएगा कि स्टूडेंट्स के और एग्जाम के दरमियान भी एक रिलेशनशिप है, हमें बकायदा ड्रॉ करके दिखाएगा। तो इस तरह की हमारे पास डायग्राम जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज किस किस्म के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, वो हमें कहलाता है ER डायग्राम। ER मॉडल आर यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब बता रहा है कि जो ER मॉडल है वो यूज होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि पर्सन हो गया, कोई कार हो गई, कोई कंपनी हो गई, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड द रिलेशन बिटवीन दीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, और इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए। और जबकि ER डायग्राम इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट ऑफ द डेटाबेस। जो ER डायग्राम है वो ER मॉडल के बाद डेवलप किया जाता है, उसमें रिलेशनशिप बताए जाते हैं जो कि हमें एक्चुअल डेटाबेस को बनाने में हेल्पफुल साबित होता है। हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो देखें जी, पहले हम ER मॉडल में यूज होने वाली कुछ सिंबल्स को देखते हैं, ताकि जब हमारे सामने ER मॉडल या ER डायग्राम आए तो हमें पता चल सके कि इससे क्या मुराद है। देखें, दो मेन चीजें हैं, एक एंटिटीज है और एक रिलेशनशिप है। तो इन्हीं चीजों को हम देखते हैं। देखिए, ER मॉडल में या डायग्राम में, असल में यहाँ आना तो डायग्राम चाहिए था। देखो, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एंटिटीज को, यानी कि अगर मैंने सिस्टम में अब एक स्टूडेंट को और एक टीचर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा और उसके इर्द गिर्द जो है ना एक रेक्टेंगल बना दूं। इस तरह एक टीचर लिखूंगा, उसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बना दूं। अब ये अंडरस्टूड बात होगी कि जब भी ये डायग्राम, ये मॉडल जो है कोडिंग टीम के पास जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि जो भी चीज रेक्टेंगल के अंदर लिखी हुई है ना वो एक एंटिटी है। और हम आगे देखेंगे कि हर एंटिटी का जो है ना एक अलग टेबल बनता है डेटाबेस के अंदर। तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा, वो सबसे पहले एंटिटीज को काउंट करेंगे कि 4 एंटिटीज हैं जी मेरे इस मॉडल में। तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने जो भी डेटाबेस बनाना है उसके अंदर 4 टेबल बनेंगे। तो ये एक पहले से एक सिंक्रोनाइजेशन हुई हुई है कि जिस चीज का टेबल बनाना होगा वो एक एंटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि कोडिंग करने वालों को भी आसानी रहे। अच्छा, इस तरह रेक्टेंगल हमने बता दिया कि एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, फिर दूसरी जो हमारे पास सिंबल है वो है इलिप्स, जिसको आप बेजवी शक्ल भी कहते हो, यानी कि थोड़ी सी चिपटी होती है, बिल्कुल सर्कल नहीं होती। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी हम एट्रीब्यूट्स पे अभी नहीं आए, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होती है कि किसी भी एंटिटीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अगर हम स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट की रोल नंबर उसकी एक खसूसियात है, नेम उसकी एक खसूसियत है, एंड सो ऑन। तो जो भी एंटिटीज की
एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम इलिप्स की मदद से जाहिर करेंगे। कैसे? लेट्स से कि अभी स्टूडेंट मैंने ड्रा किया हुआ है, इसमें मैंने एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट नेम को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख के इसको एक इलिप्स में इंसर्कल कर दूंगा और इस तरह एक एरो ड्रा कर दूंगा। जब आप ये कोडिंग टीम या प्रोग्रामिंग टीम देखेगी उसको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का जो टेबल बनेगा या एक स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसमें एक एट्रीब्यूट है नेम, और भी होंगे लेकिन जो इस स्पेसिफिक हमने इलस्ट्रेशन में देखा है एक स्टूडेंट है जो कि एंटिटी है, क्योंकि कैसे पता चला है? रेक्टेंगल में। और एक ही उसका एट्रीब्यूट है, कैसे पता चला? कि वो इलिप्स की फॉर्म में जो कि अंदर लिखा भी हो। अभी हम एट्रीब्यूट्स को मजीद आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास सिंबल है वो है डायमंड। डायमंड से मुराद इस तरह का चार कोनों वाला जो है नाम सिंबल यूज करते हैं, बस डायमंड बोला जाता है इसको। ये रिलेशनशिप को शो करता है। लेट्स से कि अब स्टूडेंट और टीचर के जो है मैंने कोई रिलेशनशिप शो करना है ना, तो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, बीच में इस तरह का डायमंड बना दूंगा और फिर टीचर के साथ लिंक कर दूंगा, और बीच में इस डायमंड के ऊपर मैं लिख भी दूंगा कि किस किस्म का रिलेशनशिप है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स, या फिर हम लिख सकते हैं टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से पढ़े। और इधर से अगर हम पढ़े स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर्स, तो ये जो लफ्ज है इंग्लिश का मैं डायमंड के ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस्म का रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि ईआर मॉडल में हम यही चीजें देखते हैं। अच्छा, लाइंस अभी जैसे मैं ड्रा कर, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स के और नेम के दरमियान लाइन ड्रा की है, वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज, के जो एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लाइन ड्रा करते हैं। अच्छा, नीचे कुछ हमारे पास स्पेशल केस हैं, तो कई जगहों पे आपको डबल इलिप्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि होगा तो एट्रीब्यूट ही लेकिन वो दो इलिप्स में कह दो कि इनसर्कल होगा। अब ये किस लिए यूज होता है? अगर हम पढ़ेंगे वेट एट्रीब्यूट की टाइप होती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो अगर आपने एक एंटिटी का कोई ऐसा एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना है जो कि मल्टी वैल्यूड है, तो वो हमेशा डबल एलिप्स में होगा। अभी परेशान नहीं होना कि डबल मल्टी वैल्यू क्या है, हम देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, इसी तरह कुछ चीजें आप देखोगे कि एंटिटी है, लेट्स से कि मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम में ही हम ले लेते हैं कि सब्जेक्ट की मैं ले लेता हूँ। एक सब्जेक्ट की एंटिटी है और वो डबल रेक्टेंगल में जो है ना इंसर्कल की गई है एक डायग्राम के अंदर। तो इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि सब्जेक्ट जो है ना एक वीक एंटिटी है। अब ये वीक एंटिटी और स्ट्रांग एंटिटी क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब एंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं कि डेटाबेस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती है दूसरी एंटिटीज पे। लेट्स से कि अगर जब तक स्टूडेंट कोई इनरोल नहीं होगा ना, तो मैं उसको सब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल इस तरह ले लो, यानी कि सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है कि कोई ना कोई स्टूडेंट इनरोल हो सिस्टम में, तब मैं उसको असाइन करूँ। तो सब्जेक्ट जो है ना अभी इसमें अकेला कह लो कि सस्टेन नहीं कर सकता मेरे सिस्टम में। या मैं कह दूं कि मेरे यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है और अकाउंटिंग पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो ये सब्जेक्ट अकेला जो है ना किसको मैं पढ़ाऊंगा? तो ये अकेला रह नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अकाउंटिंग को ऑप्ट किया हो। तो ऐसी एंटिटीज जो अकेले सस्टेन ना कर सकती हो, ऐसी एंटिटीज को हम बोलते हैं वीक एंटिटीज। और जो अकेले रह सकती हो एक सिस्टम के अंदर, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, उनको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बोलते हैं। ये भी हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे जो ईआर मॉडल में यूज होंगे। अच्छा, अब हम ईआर डायग्राम को देखते हैं। हमने पहले भी देख लिया है कि एंटिटीज को और उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए ईआर डायग्राम बनाया जाता है। और एंटिटीज क्या होती हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम क्यों किया जाता है, तो ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ईआर डायग्राम क्यों बनाया जाता है। मैं स्टार मार्क भी लगा देता हूं। वो कह रहा है कि विच मेक्स देम इजी टू बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशंस। इसका अल्टीमेट गोल ईआर डायग्राम का ये है कि जब आपने इसको एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट करना हो तो आपके लिए कोई परेशानी ना बने। तो आप सिर्फ डायग्राम को देखो और आपको पता होगा कि हाँ ये डेटाबेस में मैंने ये चीजें बनानी। हम देखेंगे कि हमें हमें भी कैसे पता चलता है। ये अगेन वही चीज है, थोड़ी सी उसकी कह लो कि कम्पैक्ट फॉर्म है। अगर आपने सिर्फ एक नजर में देखनी है तो ये इलस्ट्रेशन देखो, आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें यूज होंगी और उनसे क्या क्या मुराद है। अच्छा, अब हम ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। वही चीजें जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक तो एंटिटी और एक रिलेशनशिप, यही दो चीजें हैं बस। अब इनके हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि एंटिटीज में क्या क्या है, रिलेशनशिप में क्या क्या है। तो एंटिटीज में अब अभी हमने एक आइडिया ले लिया है कि दो टाइप्स की एंटिटीज हो सकती हैं, कुछ स्ट्रांग एंटिटीज होंगी, कुछ वीक एंटिटीज होंगी। अच्छा, एट्रीब्यूट हमने देखी थी जिसको हम एलिप्स में करते थे। अब इसकी काफी सारी टाइप्स हैं। कुछ की एट्रीब्यूट्स होंगे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जी, इसमें से की बनती है यानी कि प्राइमरी की। कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे, ये हम देखेंगे क्या है। मल्टी वैल्यूड्स होंगे, ये भी हम देखेंगे क्या है। और कुछ डिराइव्ड होंगे, ये भी हम देखेंगे क्या है।
रिलेशनशिप कितनी टाइप्स का है ये भी हम देखेंगे, क्या क्या होता है। 1 to 1 हो सकता है कि एक एंटिटी और दूसरी एंटिटीज के दरमियान एक ही इसमें से कोई और एक ही इसमें से कोई ऑब्जेक्ट आपस में लिंक होंगे, हम देखेंगे। 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है, ये दोनों एक ही फॉर्म के हैं तकरीबन, और लास्ट वन many to many हो सकता है। ये भी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। तो पहले हम एंटिटी से शुरू करते हैं, स्ट्रांग और वीक एंटिटी को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है ना, स्ट्रांग और वीक एंटिटी से को भी देखने से पहले हम एंटिटी को समझते हैं कि एंटिटी के कुछ टर्म यूज होती हैं, अक्सर पूछ ली जाती है कि एंटिटी टाइप, एंटिटी और एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस है। अच्छा देखो, जब हम क्लास बनाते हैं, लेट्स से मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो ये क्लास जो होती है ना, ये एक्चुअल में उसकी डाटा टाइप होती है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब डाटा टाइप से क्या मुराद है, लेट्स से जब एक मिनट में इसको इरेज कर लूं, लेट्स से जब हम लिखते थे इंटीजर यानी कि इंट और कोई भी एक वेरिएबल लेट्स से एक्स, तो हमें इसको इसकी डिक्लेरेशन को देखते ही पता चल जाता था कि जो एक्स है ना, एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है। अब इसमें इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि इंटीजर की क्लास सी प्लस प्लस में जावा में डिफाइन हुई हुई है। उसमें बताया गया है कि जब भी आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक्स इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह लो कि इसका नुमाइंदा है। तो उसमें किस किस्म का डाटा होगा, तो हमें पता है कि इंटीजर में हमेशा हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में यानी कि 0 से लेकर 9 तक डाटा हो सकता है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, इशारे वाले वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसमें लिखने का तरीका ये है कि पहले उसकी डाटा टाइप लिखी जाती है और फिर उसका नाम लिखा जाता है, तो ये बताता है कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल इस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसमें हमारे पास जो जो इंटीजर है ना, इसको हम बोलते हैं टाइप, कि इसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप। इस तरह जब हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि क्लासेस डिफाइन करते थे, तो लेट्स से मैंने लिखा कि स्टूडेंट, इसी को मैंने कोई क्लास पहले बनाई होगी, अब मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट S1। इसमें क्या मुराद है कि S1 एक ऑब्जेक्ट है, एक नुमाइंदा है किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। और स्टूडेंट टाइप बेशक सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइन नहीं थी, नहीं बताया गया था कि स्टूडेंट क्या है, मैंने बनाया और मैंने खुद से बताया कि जब भी स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट, कोई नुमाइंदा, कोई इंस्टेंस बनाया जाएगा, उसमें इस किस्म का डाटा आएगा और इस किस्म का वो बिहेवियर को शो करेगा। तो ये इसकी टाइप है। तो क्लास बनाने का मकसद असल में ये होता है कि आप एक नई डाटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हो। तो बिल्कुल इसी तरह अब देखो, जिसमें स्टूडेंट है ना, ये है टाइप, और जो ये S1 है बजाते खुद ये है ऑब्जेक्ट कह लो या इंस्टेंस कह लो। इसी को अब मैं मॉडल करता हूं, जो ये स्टूडेंट है ये है एंटिटी टाइप, जैसे इसमें उसमें टाइप थी, ये इसमें भी टाइप है। और S1 जो है ये सिंपल एंटिटी, यानी कि एंटिटी टाइप बताती है कि इससे आगे जो चीज बनेगी उसमें क्या क्या खसूसियात, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और वो जो एक्चुअल जो चीज है वो बजाते खुद एंटिटी है। यानी कि अगर मैं लिख लूं कि ये एंटिटी है, टाइप जो है वो ई है, और ये उसका एक ऑब्जेक्ट है E1, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्ट है E2, और ये इसका तीसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है E3। तो ये जो ई मैंने बजाते खुद लिखा है ये टाइप है, इनमें से हर एक ये एंटिटी है, और जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को हम इकट्ठा कर दें तो वो एंटिटी सेट बन जाता है। समझ आइए इस कंसेप्ट की क्या चीज है ये, एंटिटी क्या है, एंटिटी टाइप क्या है, और एंटिटी सेट क्या है। नहीं आई फिर भी बता दो, आइए फिर भी बता दो। जरा रिपीट कर दें। ठीक है मैं कर देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि जो एंटिटी टाइप है ना, वो एक जेनेरिक टर्म है। जैसे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बताते खुद मुझे कुछ नहीं बता रहा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये कुछ चीज होगा। हाँ, जब मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट S1, तब ये इसकी सारी खसूसियात इसमें आ जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, ये एंटिटी टाइप है, हमें बता रहा है कि इस टाइप की एंटिटी आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगी। और S1 जो है, ये एक्चुअल में उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा, अभी मैं एक मिनट इसका एक नया मैं स्लाइड ऐड कर लूँ, मैं आपको ये समझा भी देता हूँ, सिर्फ एक मिनट डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा देता हूँ इसको। ये देखें, अब मैं टेबल बनाने लगा हूँ स्टूडेंट का, लो जिसमें ये तीन चार जो है ना कॉलम है।
ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये मार्क्स, और ये स्टूडेंट का टेबल में ऊपर नाम लिख रहा हूं। तो इस वक्त ये बजाते खुद पूरे का पूरा टेबल ये एक टाइप है, एंटिटी टाइप है। इसमें देखो कोई भी अभी स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जब भी इस डाटा में कोई सॉरी टेबल में डाटा इंटर किया जाएगा उसकी 3 फील्ड्स होंगी, एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगा और एक मार्क्स होगा। अभी किया नहीं है, सिर्फ ये ब्लूप्रिंट है। तो मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट एक टाइप है जिसमें 3 चीजें हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। यानी कि जब भी रियल वर्ल्ड में या मेरे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, मेरे प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाया जाएगा ना, उसके अंदर ये 3 चीजें लाजमी चाहिए होंगी मुझे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो लेट्स से मैं एक स्टूडेंट्स का डाटा करवा रहा हूँ। रोल नंबर 1 है, नेम अली है और मार्क्स उसके 900। तो जो भी पहले टेबल था इस एंट्री होने से पहले वो थी एंटिटी टाइप, और ये जो अभी मैंने इंटर किया है पूरी रो, इसको हम बोलेंगे सिंपल एंटिटी। इस तरह मैंने दूसरे स्टूडेंट्स का रोल नंबर इंटर किया, 2, नाम उसका असलम है लेट्स से, और नंबर है उसके 865। ये दूसरे स्टूडेंट्स का डाटा एंटर होगा। इसी तरह मैंने तीसरे का भी कर दिया, कोई वो भी होगा लेट्स से ए और बी कोई है। अब ये पहला स्टूडेंट्स, दूसरा स्टूडेंट्स और तीसरा स्टूडेंट्स, ये तीनों मिलके इस वक्त एंटिटी सेट बनाएंगे। सेट को तो आपको पता है, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। तो ये कलेक्शन ऑफ, हमने तीनों को कलेक्ट कर लिया तो ये सेट बन गया। एंटिटी ये बताते खुद पूरा टेबल था, और इस तरह करके जो है अब देखो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब हम इसको देख लेते हैं कि एंटिटी और एंटिटी, स्ट्रांग और वीक एंटिटी क्या है। ठीक है, स्ट्रांग एंटिटी पहले भी हम देख चुके हैं हल्का सा। ऐसी एंटिटी जो एक डेटाबेस के अंदर ऑल इन ऑल हो, बताते खुद एग्जिस्ट कर सकती हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसको हम स्ट्रांग एंटिटी कहते हैं। तो इसको टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, देखो। ऐसी एंटिटी जिसकी एक की एट्रीब्यूट होगा, यानी कि जिसपे एक प्राइमरी की होगी। कुछ एंटिटी आप ऐसे देखोगे जिसमें प्राइमरी की नहीं होती, वो वीक एंटिटी होती है। जिसमें प्राइमरी की है वो स्ट्रांग एंटिटी है। डज नॉट डिपेंड ऑन अदर एंटिटी, ये दूसरी एंटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी। हैज अ प्राइमरी की, ये इसकी खुशियात है, मैंने देखी। वीक एंटिटी में ये चीजें नहीं होंगी, ना तो प्राइमरी की होगी और ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती होगी, वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेगी। तो ये इससे बिल्कुल उल्टी चीजें दोनों। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप कहता है कि एसोसिएशन बिटवीन ईच एंटिटी टाइप्स। ये भी हम देख लेते हैं रिलेशनशिप को। तो अभी स्ट्रांग और वीक एंटिटी को देखो क्या है। अच्छा, अब हम एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं। 3 चीजें ईआर डायग्राम में, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। तो एंटिटी को हमने देख लिया कि सिर्फ 2 टाइप्स की हैं। अब हम एट्रीब्यूट्स की टाइप देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो देखो, पहला है की एट्रीब्यूट्स। की जहां पे भी आ जाए ना, वहां यूनिकनेस को जाहिर करता है। जैसे आपके लॉक की जो ताले की चाबी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लॉक में लगेगी, और पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आपके आसपास जितना भी एरिया है उसमें शायद वो किसी में भी फिट ना हो। तो की हमेशा यूनिकनेस को जाहिर करती है। तो की एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके टेबल में मौजूद किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हो। जैसे प्राइमरी की है वो भी एक की एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की है वो भी एक की एट्रीब्यूट है, फॉरेन की है वो भी एक की एट्रीब्यूट है। तो ऐसा एट्रीब्यूट यानी कि ऐसा कॉलम जो आपके टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हो, वो की एट्रीब्यूट कहलाता है। की एट्रीब्यूट्स में से कोई एक एट्रीब्यूट होगा जो प्राइमरी की बनता है। ये हम कल देख भी चुके हैं। सिंपल एट्रीब्यूट, अच्छा, सिंपल एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी सिंगल वैल्यू हो, एटॉमिक वैल्यूज। इससे क्या मुराद है ये भी हम अभी देखते हैं जब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें। अच्छा, एट्रीब्यूट्स में थर्ड है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ऐसा एट्रीब्यूट्स जो एक से ज्यादा कॉलम से मिलकर बना हो। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूं कि एड्रेस जो है मेरे पास है, तो कहने को तो ये एड्रेस है, लेकिन देखो इसको मजीद मैंने डिवाइड किया हुआ। कैसे? पहले स्ट्रीट एड्रेस लिखो जी, आप स्ट्रीट का एक अलग कॉलम मैंने टेबल में बनाया हुआ है। फिर मैंने लिखा हुआ है कि आप सिटी लिखो, सिटी का अलग कॉलम बनाया हुआ है। फिर मैंने आखिर में लिखा हुआ है कि आप प्रोविंस लिखो, तो प्रोविंस का अलग बनाया। देखो है ये एड्रेस ही, लेकिन ये 3 एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा है। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहते हैं कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि स्ट्रीट, सिटी और प्रोविंस मिलके एक हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट बना रहे हैं, लेकिन है ये कंपोजिट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या है? तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनको आप दूसरे एट्रीब्यूट्स की मदद से निकाल सकते हो। कैसे? लेट्स से मेरे पास एक कॉलम है, ये एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से किसी की है 27/12/200, 2000 सॉरी, ये किसी के है।
तो अगर मुझे किसी वजह से प्रोग्राम के दौरान उसकी एज कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो मुझे उसके लिए अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा, जो आज की डेट होगी यानी कि टुडे डेट, उसमें से माइनस कर लूंगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे पास सिंपल उसकी एज निकल आएगी। तो देखो एज अब जो है ना एक्चुअल में डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये मैंने किसी और एट्रीब्यूट से यानी कि डेट ऑफ बर्थ से डिराइव्ड किए हैं, उससे एक्सेस किए हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू सिंगल होती है, जैसा कि नेम है। आपका नेम अब हमेशा एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। आपके पेरेंट का नेम है वो हमेशा एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये सिंगल वैल्यू है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। क्या मतलब, लेट्स से कि मेरी हॉबीज है। अगर मैंने एक हॉबीज का कॉलम बनाया हुआ है, तो मैं लेट्स से वीडियो गेमिंग करता हूँ। इसके अलावा मुझे बुक रीडिंग का शौक है, और इसके अलावा मुझे अच्छा लगता है नेट सर्फिंग करना। तो ये देखो मेरी चीज एक ही है, कॉलम एक ही है, लेकिन उसमें वैल्यू एक से ज्यादा आ सकती है। तो हॉबीज और इस तरह के एक दो हैं जो हमेशा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स की टाइप थी, इनको हम आगे देखेंगे भी जब हम ग्राफिकली देखेंगे इन सारी चीजों को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप की डिग्री से क्या मुराद है। डिग्री से मुराद मुराद ये है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है। लेट्स से ये स्टूडेंट की एंटिटी है, ये टीचर की है, ये डीन की है, और ये ट्रांसपोर्ट की है। लेट्स से अब एक रिलेशनशिप बन रहा है सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर के दरम्यान, कोई रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैं देखता हूँ कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व है। तो एक ये और एक ये, तो सिर्फ दो एंटिटीज इन्वॉल्व, तो मेरे पास ये बाइनरी रिलेशनशिप है, यानी कि दो। अच्छा, इसी तरह एक रिलेशनशिप ऐसा बन रहा है जिसमें ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, और लेट्स से डीन भी इन्वॉल्व है। तो इसमें आप देखो 1 2 3 तीन एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो ये मेरे पास टर्शरी रिलेशनशिप हो। तो बाइनरी के बाद जितने भी हो उनको जेनेरिक एन अरे रिलेशनशिप कहते हैं। एन में मुराद है एंटिटीज, तीन है तो टर्शरी, चार है तो क्वाड्रेटरी, और इस तरह सो। तो तीन किस्म के हमारे पास है मैन, एक यूनरी हो सकता है, एक बाइनरी हो सकता है, और फिर एक एन अरे हो सकता है, एन नंबर ऑफ एंटिटीज। अगर तो एक ही एंटिटीज इन्वॉल्व है तो सिर्फ उसको हम कहेंगे कि वो यूनरी रिलेशनशिप है। अब इससे क्या मुराद है कि एक ही एंटिटी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक है ह्यूमन की एंटिटी है। तो देखो, ह्यूमन मैरीज ह्यूमन, एक इंसान से शादी करता है। अभी अगर हम उसके मजीद डिस्टिंक्शन में नहीं जा रहे कि वो मेल है फीमेल है, अब सिर्फ हम एक जेनेरिक टर्म ले रहे हैं ह्यूमन को। तो देखो, अब इसका इसके साथ ही खुद से ही रिलेशनशिप बनेगा। ह्यूमन लट से कोई एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों बेशक अलग अलग होंगी, लेकिन टेबल में हमारे पास वो ह्यूमन वाले टेबल में मौजूद है। तो जो अगर मैंने उनको जाहिर करना है कि इनकी आपस में शादी हो रही है, तो मैं यही कहूंगा कि इसी टेबल में से किसी एक की इसी टेबल में किसी दूसरे एंटिटी के साथ जो है ना शादी। तो ये यूनिटरी की एग्जांपल है। बाइनरी की मैंने दे दी है, और एन अरे की भी मैंने दे दी है। बाइनरी में दो एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी और एन में एन नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। कार्डिनलिटी क्या है, अब इसको देखो। देखो एंटिटी सेट हमने अभी पढ़ा था कि एंटिटी सेट में एक से ज्यादा एंटिटीज होती हैं। लेट्स से E1 है, E2 है और E3 है। इसी तरह इधर स्टूडेंट टीचर की है, ये स्टूडेंट्स की लगा लो, टीचर की लगा लो। T1 है, T2 है, T3 है। अब रिलेशनशिप में हमने ये भी देखना होता है कि इस पूरे सेट के साथ कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक टीचर है वो C++ पढ़ा रहा है, तो इसमें से सिर्फ एक टीचर होगा जो C++ पढ़ा रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है C++ कंप्यूटर साइंस का, तो सारे पढ़ेंगे। तो इधर से एक आया और इधर से मैनी या ऑल आए, तो इसको हम बोलेंगे वन, यानी कि इधर से वन और इधर से मैनी, तो मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप इस तरह बन गई। इस तरह हो सकता है कि कोई एक टीचर हो, लेट्स से E1 कोई टीचर है और इधर कोई स्टूडेंट है S1, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। पॉसिबल है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स ने रखा और किसी ने रखा ही नहीं। उस टीचर तो जाहिर लाजमी पढ़ा रहा होगा, तो इस तरह का रिलेशनशिप जो बनेगा वो 1 to 1 बनेगा। अच्छा, इस तरह एक हमारे पास बन सकता है कि इधर से भी हमारे पास एक से ज्यादा टीचर्स आ जाए और इधर से भी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाए। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि यार कोई फंक्शन हो रहा है मेरे डिपार्टमेंट में, उस फंक्शन में जो है ना मेरे पास सारे के सारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं।
तो ये देखो मेरे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बने, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी के एंटिटी सेट में से कितनी एंटिटीज इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। तो 3 टाइप की हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। तो जब तक आपको एंटिटी और एंटिटी सेट की समझ नहीं आएगी तो कार्डिनैलिटी को आप रट्टा ही लगाओगे। तो पहले आप एंटिटी और एंटिटी सेट को समझना, फिर उसमें से देखना कि हर सेट में से कितनी एंटिटीज जो है वो इन्वॉल्व हैं इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप में, तब फिर आपको समझ आएगी कि हाँ 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी क्या है। तो कार्डिनैलिटी ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि एंटिटी सेट में से कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं एक इस रिलेशनशिप को बनाने में। तो वो 3 टाइप की हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। अच्छा, क्रॉस फिट मेथड यूज होता है कार्डिनैलिटी को जाहिर करने के लिए। क्रॉप का पंजा अगर आपने किसी ने देखा है तो कुछ इस तरह का होता है, या फिर इस तरह का डालो। तो ये सिंबल जो है ना हम यूज करते हैं जाहिर करने के लिए। जहाँ पे 1 हमने जाहिर करना हो सिंपल हम इस तरह लाइन लगा देते हैं डायग्राम में, जहाँ पे मैनी जाहिर करना हो तो हम इस तरह करके जो है ना कव्वे का जो पाँव होता है वह बना देते हैं। जहाँ पे कव्वे का पाँव होगा तो उसके बाद होगा मैनी, जहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ तो उसके बाद होगा 1। तो इस तरह से हम जाहिर करते हैं एक डायग्राम में। आगे आपको जहाँ पे नजर आ भी रहा हो देखो इस तरह करके। इसमें देखो पहले नंबर पे है कि अगर आपने डायग्राम में शो करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है, ओनली एंड ओनली 1, इसमें क्या होगा, 2 बार्स एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ सिंगल बार, कि आप 2 दफा जो है ना इस तरह कर दोगे कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, मजीद ऑप्शन नहीं है। यानी कि एक ही स्टूडेंट सिर्फ एक टीचर से पढ़ रहा है, या एक ही स्टूडेंट है, या एक ही टीचर है जो एक से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीचर एक है। तो जहां पर आपने सिर्फ मैंडेटरी 1 यानी कि सिर्फ एक रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम इस तरह करके 2 बार लगा देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन है कि हो सकता है कोई भी स्टूडेंट ना पढ़ रहा हो या कम से कम एक पढ़ रहा हो, 0 या 1, तो इसमें तो नाम ही बता रहा है क्या होगा। 0 के लिए आप लगाओगे 0 और 1 के लिए लगाओगे आप 1। तो इस तरह देखो ये लगा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि 0 भी हो सकता है यानी कि ऑप्शन है उसके इसमें आपके पास, या 1 भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। ऊपर वाली जो थी ना ये वाली 1 एंड ओनली 1, इसमें आप देखोगे कंपलसरी थी कि सिर्फ एक होगा और एक ही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं था हमारे पास। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। तो 0 आप वहां पे लगाएंगे या होलो होलो डॉट वहां पे लगाएंगे जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और 1 आप वहां पे लगाएंगे जहां पे आपके पास खाली छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो अब 0 और 1 है तो इसका मतलब है जहां पे 0 आ गया तो आपके पास ऑप्शन है कि कम से कम ना भी हो या एक भी हो तो काम चलेगा। फिर आप देखो 1 और मोर, इसमें देखो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते। आर तो आगे ऑप्शन तो है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो 1 का हमें पता है क्या है, ये सिंगल सिंबल है, और मोर का भी हमने पढ़ा है क्रॉस फीट, तो ये वाला। तो इस तरह करके ये 1 और मोर का आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, फिर हमारे पास आता है 0 जिसको हम 0 से जाहिर करते हैं, 1 जिसको 1 से जाहिर करते हैं, या मोर जिसको क्रॉस फीट से करते हैं। तो इस तरह का कम्प्लेक्स भी टाइप का आपको हो सकता है, लेकिन अब ये ज्यादा यूज नहीं होते। तो क्योंकि अब हम जो है ना इन चीजों से हम बाहर निकला है, सिंपल ऊपर लिख देते हैं। तो अगर मैंने 1 to मैनी लिखना है तो मैं 1 कॉलन और n लिख देता हूँ, 1 to मैनी। मैनी टू मैनी लिखना है तो मैं n कॉलन n लिख देता हूँ। मैनी टू मैनी 1 to 1 लिखना है तो मैंने 1 कॉलन 1 लिख देता हूँ। तो आजकल ये जो है नोमेनक्लेचर ज्यादा यूज हो रहा है। ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ये पढ़ाने के हद तक तो है, लेकिन अब ये यूज नहीं है। लेकिन आप एक दफा इसको देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि इतना इससे मुश्किल चीज है। ठीक। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जहाँ पे जिसको कोई प्रॉब्लम हो ना वो पूछ सकता है, क्योंकि अब चीजें कंसेप्चुअल शुरू हो गई हैं। अब आगे अगर हम जाते जाएंगे, ऊप हमने पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है, अब चीजें कंसेप्चुअल शुरू हो गई हैं। अब आप क्वेश्चनिंग करने की आदत डालो तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट होंगी। अच्छा, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखो नाम ही बता रहा है, कांस्टेंट कहते हैं चेक्स को। कोई आपने रूल बना दिया है और उसको जब तक आप पूरा नहीं करोगे नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। चेक पोस्ट है जैसे, कांस्टेंट इन चीजों को कहते हैं, चेक्स लगाए हुए हैं वैलिडिटी को जाहिर करने के लिए इस तरह करके। और पार्टिसिपेशन शमूलियत को कहते हैं। अब इसमें डेटाबेस में या ईआर डायग्राम में क्या मुराद है, देखो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट।
क्या मुराद है कि जो रिलेशनशिप बन रहा है इसमें जो एंटिटीज हैं वो कितनी इन्वॉल्व है, या तो सारी की सारी इन्वॉल्व है, यानी कि इस सेट में हमारे पास 3 एंटिटीज थी और इसमें 2 थी, तो ये पांचों की पांच आपस में इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। और सेकंड है हमारे पास पार्शियल, कि लेट से 2 इसमें से इन्वॉल्व है और एक इसमें से इन्वॉल्व है, कोई पार्शियल नंबर ऑफ एंटिटीज है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो टोटल पार्टिसिपेशन क्या है। एंटिटी इन द एंटिटी सेट, यानी कि इस एंटिटी की बात हो रही है, मस्ट पार्टिसिपेट, चॉइस नहीं आपके पास, कंस्ट्रेंट है, सख्ती है कि करनी करनी है, मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, कि तमाम के तमाम को लाजमी तौर पे शमूलियत करनी करनी है। इफ ईच स्टूडेंट मस्ट इनरोल इन अ कोर्स, ये एग्जांपल दे दी गई है। देखो हर स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे एक कोर्स के अंदर जो है ना इनरोल होना पड़ेगा, तो वहां पे हम टोटल पार्टिसिपेशन को ड्रा करते हैं। अब टोटल पार्टिसिपेशन को ड्रा कैसे करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर, हम डबल लाइन लगाते हैं। अच्छा कहां पे लगाते हैं ये भी बताऊंगा जो डायग्राम आएगा। अच्छा पार्शियल पार्टिसिपेशन को देखो, द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। इसमें आपके पास कंस्ट्रेंट जो है वो थोड़ा नरम हो गया, चॉइस दे दी गई है। क्या एंटिटी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। तो ये टोटल में आपके पास कंस्ट्रेंट सकता है, लाजमी तौर पे करना है। पार्शियल में आपके पास चॉइस है, एंटिटी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसकी एग्जांपल क्या है, इफ सम कोर्सेज आर नॉट इनरोल्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होते हैं तो उसमें हर बंदा आजाद होता है कि वो अपने ऑप्शनल कोई भी सब सिलेक्ट कर सकता है। तो लेट्स से मैंने कर लिया डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और आपने कर लिया है एडवांस नेटवर्किंग के नाम से कोई एक सब्जेक्ट, तो ठीक है। अब देखो एडवांस नेटवर्किंग में भी मैं नहीं शामिल, तो मेरे पास चॉइस थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में आप शामिल नहीं, आपके पास चॉइस थी। तो पार्शियल ये होती है जिसमें मे और मे नॉट पार्टिसिपेट, जबकि टोटल में मस्ट पार्टिसिपेट। अच्छा अब हम अपने टॉपिक के लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि देखो एक ईआर डायग्राम जब आपको दिया जाता है, आपका काम है प्रोग्रामिंग। आप उसको डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर तो आपको ये रूल्स आते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप देखते ही फौरन आप समझ जाओगे। तो देखते हैं क्या क्या रूल्स है। पहली जो रूल है जो मैं पहले ही बता चुका था कि जितनी भी एंटिटीज होंगी आपके पास, एंटिटीज हमें कैसे पता चलेगा, जो रेक्टेंगल में होंगी तो उनके लिए एक अलग टेबल बनेगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला डायग्राम देखोगे, जितनी भी चीजें आपको रेक्टेंगल में नजर आ रही होंगी तो उनके लिए अलग अलग आप एक टेबल बना दोगे। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, all single valued attributes becomes a column for the table। अब देखो लेट्स से स्टूडेंट्स की एंटिटी थी, रेक्टेंगल में ड्रा हुई थी, मुझे पता चल गया इसका टेबल बनेगा। लेकिन आगे इसके एट्रीब्यूट थे, एट्रीब्यूट हमने देखा था इलिप्स बनी होती थी। तो लेट्स से एक इलिप्स इस तरह बनी हुई है और एक इस तरह बनी हुई है डबल वाली। तो डबल वाली हमें पता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए बनती है और सिंगल वाली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। तो वो कह रहा है कि जितने भी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है ना, जब आप इसको टेबल बनाओगे, स्टूडेंट्स का टेबल बनाया, तो जितने भी सिंगल वैल्यू होंगे उनके उतने ही कॉलम बन जाएंगे। लेकिन मल्टी वैल्यू का भी आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ सिंगल वैल्यू का कर रहे हो। अच्छा, अ की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंट बाय द प्राइमरी की। अच्छा एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था, जब भी हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो एट्रीब्यूट को जब रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स में, तो एक की एट्रीब्यूट भी हमने बताना होता है। अब हम कैसे बताएंगे, लेट्स से रोल नंबर है। अब मैंने ये प्रोग्रामर बंदे को बताना है, क्योंकि डायग्राम अल्टीमेटली प्रोग्रामर के पास जाना है कि ये यार ये ना प्राइमरी की है, तो उसको मैं कैसे बताऊंगा। इसके लिए मेरे पास एक डेजिग्नेशन है कि मैं इस एट्रीब्यूट के नीचे एक लाइन ड्रा कर दूंगा। आप देखोगे कि ईआर डायग्राम में जहां पे भी आपको किसी एट्रीब्यूट के नेम के नीचे एक लाइन ड्रा हुई हुई नजर आएगी ना, तो आपको उन्हें समझ जाना है कि की एट्रीब्यूट है, इसको प्राइमरी की बनाना है। तो प्रोग्रामर समझ जाएगा कि अच्छा ये है मेरे पास जो की एट्रीब्यूट है, इसको मैंने प्राइमरी की बनाना है। अच्छा सिंगल वैल्यू की बात तो हो गई, अब मल्टी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जितने भी आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनकी मल्टी वैल्यूड हो सकती हैं, लेट्स से हॉबीज है, इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल थी, तो वो पूरे का पूरा एट्रीब्यूट ही एक अलग टेबल बनेगा, यानी कि हॉबीज का टेबल ही अलग बनेगा बिल्कुल। चौथा रूल हमें ये बता रहा है कि अगर तो कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो उसी टेबल में नहीं जाएगा। स्टूडेंट का साथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था तो स्टूडेंट्स के टेबल का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि हॉबीज का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक अलग से टेबल बनेगा। ये भी हम देखेंगे कैसे बनेगा। पांचवा रूल देखो, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जैसे एड्रेस था, एड्रेस के आगे 3 एट्रीब्यूट्स थे, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, प्रोविंस। तो वो कह रहा है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को आपने क्या करना है कि जितने उसके
वो है कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग लिख दो, यानी कि इकट्ठा लिखा हुआ है, अगर लेट से लिखा हुआ है ऐसे कि हाउस नंबर फला, गली नंबर फला और सिटी फला और डिस्ट्रिक्ट फला, ये इकट्ठा लिखा हुआ था, तो इसको आप अलग अलग कर दो। हाउस नंबर को अलग एक कॉलम बना दो, गली नंबर या स्ट्रीट नंबर को एक अलग कॉलम बना दो, सिटी को अलग कॉलम बना दो और डिस्ट्रिक्ट को अलग कॉलम बना दो, यानी कि 4 एट्रीब्यूट बना दो एक सिंगल एट्रीब्यूट को स्प्लिट करके। ये भी हम देखें कैसे होता है। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमने देखा था क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते डेटाबेस में, तो उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं। तो ये 6 रूल्स हैं हमारे पास, इनको हम मद्देनजर रखते हुए किसी भी ईआर डायग्राम को एक एक्चुअल डेटाबेस में, एक एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो जी, आपके पास जो है एक ईआर डायग्राम शो हो रहा है। इस तरह के ईआर डायग्राम डिजाइनर बनाते हैं और प्रोग्रामर को हैंड ओवर करते हैं। तो सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने इसमें से एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे बताओ कि इस पूरे टेबल में कितनी एंटिटीज हैं? 4 सर। 4। 4 है। तो देखो, स्टूडेंट की एक एंटिटी है, एक कोर्स की है, एक लेक्चरर की है और एक सब्जेक्ट्स की है। तो जो मेरे पास एक्चुअल डेटाबेस बनेगा उसमें 4 टेबल यही होंगे। अच्छा, अब मैं पहले टेबल को या एंटिटी को एक्सप्लोर करता हूं। तो इसमें मैं पहले देखूंगा कि कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो नहीं है। मल्टी वैल्यूड मुझे कैसे पता चलेगा? डबल एलिप्स होगी। तो मुझे बताओ, स्टूडेंट्स में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है? यस सर, हॉबी। बिल्कुल, ये हॉबी मौजूद है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 टेबल तो ये बनेंगे ना एंटिटी वाले मेरे। तो और ये यहां से हॉबी को मैं डी अटैच करूंगा तो +1, तो 5 टेबल मेरे टोटल अभी तक मैंने आइडेंटिफाई कर लिए कि बनेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं, अच्छा, कंपोजिट सॉरी डिराइव्ड एट्रीब्यूट तो जो था ना आपका, उसको आप रिप्रेजेंट इलिप्स ही करते हो, लेकिन डॉटेड इलिप्स से करते हो कि बीच बीच में जो है ना मिसिंग होती है लाइन। तो इसमें ये देखो, एज आपको नजर आ रही होगी डॉटेड डॉटेड सी, तो ये हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसको बिल्कुल भी आपने कंसिडर नहीं करना। तो ये मैंने अभी से क्रॉस कर दिया। अच्छा, अब मैं सब बारी बारी जो है ना सारे के सारे एंटिटीज की एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता हूं। अब की एट्रीब्यूट का मुझे कैसे पता चलेगा? कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसके नीचे लाइन ड्रा की गई होगी। अब स्टूडेंट की मुझे बताओ, की एट्रीब्यूट कौन सा है? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, इसके ऊपर मैं की लिख भी देता हूँ, के लिख दिया। इसी तरह कोर्स का मुझे बताओ, कोर्स आईडी है, इसके ऊपर मैंने के लिख दिया। सब्जेक्ट का देखो, सब्जेक्ट आईडी है, यहाँ पे मैंने के लिख दिया। और लेक्चर का देखो, लेक्चर आईडी है, तो इधर भी मैंने की लिख दिया। तो ये मैंने बारी बारी सारी चीजों के साथ कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब बाकी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट देखो, जिनके साथ सिंगल एलिप्स है, कोर्स आईडी है, पिन है। अच्छा, ये एड्रेस का ये तो छोड़ो अभी, कोर्स आईडी थी और स्टूडेंट नेम था, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ थी, ये सिंगल एट्रीब्यूट थे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक एट्रीब्यूट था एड्रेस, जो कि मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट था। और मुझे पता है कि जब मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है। तो इसके कंपोनेंट देखो, मेरे पास 5 बने, 2 स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पिन। तो मैं एड्रेस को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। ये नहीं कि एड्रेस भी साथ रखूं और ये बाकी 5 भी शामिल करूं, नहीं, एड्रेस वाला कॉलम बिल्कुल खत्म कर दूंगा, उसकी जगह ये 5 कॉलम मेरे पास नए आ जाएंगे। तो ये मेरे पास अभी तक मैंने स्टूडेंट का टेबल जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे बने। अच्छा, अब देखो, स्टूडेंट टेबल अकेला नहीं है, वो उसका रिलेशन बन रहा है कोर्स के साथ। तो जहां पे भी मैं अपना स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा, मैं लाजमी तौर पे स्टूडेंट से प्राइमरी की को लेके जाऊंगा कोर्स के अंदर, ठीक है? तब मेरे पास जो है ये रिलेशनशिप बनेगा। अब ये चीज आपको यहाँ पे शो नहीं भी की गई तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मैं इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करूंगा। समझ आ रही है फॉरेन की कंसेप्ट? पता है कैसे है? जी सर, क्लियर है। हाँ, हाँ, वो इस चीज को आपने देखना है। तो अभी देखो, स्टूडेंट्स की और लेक्चर के दरमियान भी एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तो इसमें बेशक स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे नहीं दी गई, तो आपको लेकिन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे भी एक जो है हमारे पास प्राइमरी की एज अ फॉरेन की लेक्चर के टेबल में आएगी जब आप इसको बनाओगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो चलो कोई नहीं, हम इसको बगैर इसको देख लेते हैं। तो चले जी, मैंने वो स्टूडेंट को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया था। मैं कोर्स को करता हूँ। कोर्स को मुझे पता चल गया ये की एट्रीब्यूट है, कैसे पता चला? लाइन नीचे है और ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 एट्रीब्यूट मेरे पास आए। सब्जेक्ट के पास में गया तो इधर देखो, सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन लगी हुई है, ये की एट्रीब्यूट है। लेक्चर आईडी है, ये कहीं से फॉरेन की के तौर पे आ रही है, लेकिन अभी हम फॉरेन की को नहीं समझते, तो ठीक है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है। और एक सब्जेक्ट नेम है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। और इसी तरह लेक्चर का देखो, ये अपनी इसकी प्राइमरी की है, लेक्चर नेम ये एक एट्रीब्यूट है, और कोर्स आईडी ये एक एट्रीब्यूट है। ये कोर्स आईडी एज फॉरेन की आ रही है इसकी। तो ये कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि 4
टोटल टेबल बनेंगे, एक कप जो था मेरे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट उसका बनेगा 5 टोटल बनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये देखो जी, इस तरह का टेबल आपके पास बनेगा। वही स्टूडेंट है, मैंने उसको एक अलग से टेबल बना लिया, उसके अंदर एक आईडी है, नेम है, और ये डेट ऑफ बर्थ थी, ये यहां तक तो थी। अब ये जो बाकी के 5 या 6 है ना, ये एड्रेस की फॉर्म में थे, मैंने एड्रेस को खत्म करके उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। और कोर्स आईडी, अब ये देखो ये कहां से आई। अगर आप देखो पिछले में तो कोर्स आईडी हमारे पास नहीं थी, तो लेकिन मैंने कहा था कि आपने रिलेशनशिप का भी ख्याल रखना है। तो डायग्राम में आप देखो स्टूडेंट्स के दरमियान और कोर्स के दरमियान एक लिंक बना हुआ था। तो अब मैंने ये बताना है कि फलां स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स पढ़ रहा है और कोर्स को आइडेंटिफाई कर रही है कोर्स आईडी। तो मुझे स्टूडेंट के टेबल में कोर्स आईडी का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो कॉलम उठ के आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एज अ फॉरेन की एक्ट करेगी। तो यही चीज आपको आखिर में कोर्स आईडी की शो हो रही होगी। तो कोर्स आईडी भी आया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का सर ये कहाँ से आ गए। ये इस वाले कोर्स आईडी, ये वाली जो वैल्यू है सिंपल यहाँ पे उठ के आ रही है, क्योंकि हमने इनके दरमियान लिंक बनाना। देखो जहां पे भी आपने 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान लिंक बनाना है ना, फॉरेन की तो आएगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है कि आप लिंक बना सको। फॉरेन की यूज ही लिंक बनाने के लिए होती है, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। रिलेशनशिप जाहिर है किसी न किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे होता है, और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूनिक भी हो हमारे पास प्राइमरी की होती है। तो इसीलिए हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में ही यूज कर लेते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो इस तरह से दूसरे टेबल में वो की जो है हमारे पास फॉरेन की कहलाती है। जैसे अभी कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की थी, तो ये जब यहाँ पे उठ के गई तो यहाँ पे ये फॉरेन की कहला रही। इस तरह लेक्चर और सब्जेक्ट के दरमियान भी एक बन रहा था रिलेशनशिप। तो अब देखो लेक्चर आईडी था, लेक्चर नेम भी था, और कोर्स आईडी भी था, लेकिन सब्जेक्ट में आपके पास सिर्फ 2 थे, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। तो आप कहोगे सर ये लेक्चर आईडी कहां से आ गया। तो लेक्चर आईडी देखो, कोई सब्जेक्ट जो है कोई ना कोई तो लेक्चर पढ़ा रहा होगा ना उसका, तो मुझे सब्जेक्ट में बताना पड़ेगा कि ये लेक्चर पढ़ा रहा है। तो लेक्चर आईडी जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो लेक्चरर के टेबल से प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ पे आएगी। और बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट और हॉबी के दरमियान भी बना हुआ। देखो हॉबीज अकेले नहीं आप बताओगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि मेरी 3 हॉबीज हैं, अब सिर्फ हॉबीज का टेबल बना दो और ये बताओ ना ये हॉबीज किसकी हैं, तो कैसे पता चलेगा ये हॉबीज किसकी हैं। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट के साथ लिंक बनाना पड़ेगा, और स्टूडेंट के साथ लिंक बनाने के लिए स्टूडेंट आईडी मेरे पास एक परफेक्ट चॉइस है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लेके गया, तो मैंने इनके दरमियान आपस में लिंक बनाना। तो मैं अब यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा कि रोल नंबर 1 है उसकी ये हॉबीज है, रोल नंबर 2 है उसकी ये हॉबीज है। अगर मैं यहाँ से रोल नंबर हटा दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से स्टूडेंट की कौन सी हॉबीज है। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ से मैं फॉरेन की ये वाली कोर्स की हटा दूं, कोर्स आईडी हटा दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से स्टूडेंट कौन कौन सी कोर्सेज पढ़ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट वाले टेबल से ये लेक्चरर आईडी यानी कि प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की हटा दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लेक्चर पढ़ा रहा है। तो ये फॉरेन की जब भी आप रिलेशनशिप बनाओगे फॉरेन की तो यूज होगी। ये बात तो पल्ले बांध लो। फॉरेन की के अलावा आप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते, और फॉरेन की का सिर्फ काम ही यही है कि 2 टेबल के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। ये हमारे पास ईआर डायग्राम। इसमें अगर कोई इशू है एक दफा कम से कम खुद से इस स्लाइड को जो है ना खुद से देखना, आइडेंटिफाई करना, टेबल में ढालना, और फिर भी अगर कोई स्टिल इशू रहता है तो कल यानी कि मंडे को मुझसे डिस्कस करना। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे मूव करेंगे। अभी टाइम है हमारे पास, तो नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर लें या मंडे को करें। कर लें सर। सर काफी है सर जी। काफी है, यस सर। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ताकि जो है ना अगले दिन के लिए ना हमारे पास थोड़ा सा बन जाए, टेम्पो बन जाए। देखो एग्जाम्पल वगैरह हम अगले दिन कर लेंगे, हम देख लेते हैं क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन क्या है। अच्छा ये देखें पहले हम समझेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पेश आई, यानी कि हम उन काजेज को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाती है, और वो है एनॉमलीज, डेटाबेस एनॉमलीज को हम देखेंगे, और आखिर में फिर हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे और उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझ लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या।
क्योंकि आपकी जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स है उनकी बेस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे ही करती है। देखिए, सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, किसी भी रिलेशनशिप में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के दरमियान कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए होते हैं, उनको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं क्या है। इफ टू टपल्स हैव सेम वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट्स a1 a2 अप टू an, then those two tuple must have the same value for attribute b1 b2 and b1। क्या हुआ जी, लेट्स से ये आपके पास एक टपल है, इसको मैं टपल 1 कह लेता हूँ, और ये मेरे पास एक दूसरा टपल है। टपल कहते हैं रो को, डेटाबेस में या टेबल में जो रो बनती है उसको हम टपल बोलते हैं। तो ये मेरे पास दूसरी टपल है। तो वो कह रहा है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से ये एक एट्रीब्यूट्स है a1, वो कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा टपल ऐसी हैं जिनमें एक एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है, मैं a1 कह रहा हूं कि दोनों की a1 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ना बिल्कुल सेम है, तो लाजमी तौर पे इसी टपल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा, लेट्स से b1, जिसकी वैल्यू सेम है, तो लाजमी तौर पे नीचे वाले टपल में भी b1 की वैल्यू सेम होगी। समझ आ रही इस चीज की? सर कोई एग्जांपल दें। वैल्यू की Example देता हूं। रेपिटेशन। लेट्स से वो कह रहा है क्या, मैं दे देता हूं। देखो, अगर वो कह रहा है कि टपल एक में एक जगह रोल नंबर लिखा हुआ है, अब a1 को आप समझो, सॉरी a1 जो मैंने पहले कहा था उसको रोल नंबर समझो, कि वो कह रहा है कि टपल 1 में अगर रोल नंबर जो है ना 1 है और b1 को आप समझ लो नेम है, तो वो कह रहा है कि अगर एक रो में a1 की वैल्यू 1 है और b1 की वैल्यू लेट्स से अली है, तो जाहिर बात है कि नेक्स्ट टपल में यानी कि t2 में अगर a2 की वैल्यू स्टिल वही है यानी कि 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम अली होना चाहिए। अली होना चाहिए ना। तो ये कह रहा है कि अगर कुछ टपल ऐसे हैं जिसमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है और उसके अगेंस्ट दूसरा कोई एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू भी सेम है एक टपल में, तो दूसरे टपल में अगर पहले वाली एट्रीब्यूट की वैल्यू उसी पहले वाले से मिलती जुलती है, तो लाजमी तौर पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी मिलनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक एग्जांपल में a1 अगर हमारे पास कोई भी है तो b1 ये होगा। इस तरह का एक रिलेशनशिप बन रहा है कि अगर a1 1 है तो b1 हमेशा अली होगा, कि कहीं पे भी अगर a1 1 है ना तो b1 हमेशा अली ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो इस दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि b1 की जो वैल्यू है ना उसको a1 की वैल्यू डिटरमिन कर रही है, बिल्कुल कर रही है, कि जहां पे भी a1 1 आ रहा है उसके अगेंस्ट अली आ रहा है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी बन गई किसकी? b1 की, कि b1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है a1 की वैल्यू पे। अभी मैं एक दूसरे एग्जांपल लेता हूं कि कहीं पे अगर a1 की वैल्यू 2 है यानी कि रोल नंबर 2 है, तो उसके अगेंस्ट हमेशा असलम पड़ा है। तो हर जगह पे जहां पे a1 की वैल्यू 2 होगी b1 की वैल्यू हमेशा असलम ही होगी। इसमें भी देख लो b1 की वैल्यू को a1 की वैल्यू ही डिटरमिन कर रही है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है, इस तरह की जो डिपेंडेंसी बनती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि एक एट्रीब्यूट डिटरमिन कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को। ठीक है? सर इसको और रिपीट इसको आप इसको रिपीट करूं, मैं कह रहा हूं कि देखो आपके टेबल में ना कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं कि उनकी वैल्यू को अगर आपको पता चल जाए तो आप उससे किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे आपका CNIC नंबर पता चल जाए, तो काफी सारी एप्स प्ले स्टोर पे मौजूद है, उससे मैं आपके नाम पे कौन कौन सी सिम रजिस्टर्ड है, क्या क्या उसका नंबर है, और इवन क्या आपका एड्रेस क्या है, ये तीनों चीजें निकाल सकता हूं। तो इसमें मुझे क्या चीज चाहिए थी? सिर्फ और सिर्फ आपका CNIC, यानी कि आपका एक एट्रीब्यूट मुझे चाहिए था। उसके बाद में आपके टेबल में मौजूद, यानी जाहिर है जहां पे भी आपका टेबल डेटाबेस नादरा ने स्टोर किया हुआ है, कोई ना कोई डेटाबेस ही है, उसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट एक कॉलम की वैल्यू मुझे पता चली, और उससे मैंने बाकी काफी सारे कॉलम्स में से आपकी जो वैल्यू पड़ी थी मैंने निकाल ली। तो इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि बाकी सारे वो कॉलम जो अब मुझे नहीं पता थे मैंने निकाले हैं किसकी बेस पे? CNIC की बेस पे। तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे के सारे एट्रीब्यूट या कॉलम CNIC पे बेस कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी, डिपेंड करना। नाम ही बता रहा है डिपेंड करना, कि आपके सारे की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एट्रीब्यूट यानी कि CNIC पे डिपेंड कर रही है। किसी को अगर आपका CNIC मिल गया, वो आपके तमाम के तमाम बाकी एट्रीब्यूट को निकाल सकता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है एट्रीब्यूट्स के दरमियान, उसको हम बोलते हैं कि
फला एट्रीब्यूट दूसरे पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। अभी भी गुंजाइश है? ये क्लियर हुआ है? हो गया सर सर। क्लियर है। ठीक। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी एक और दूसरी पार्शियल है। अब फुली में क्या है, आप में से जिसने भी पीपीएससी में पहले अपीयर हो चुके हैं, जब आप पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं और डीएमसी अपलोड होती है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक मिनट दीजिएगा, मैं डोर ऑफ कर। उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको CNIC प्लस आपका टोकन नंबर दोनों चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो अगर आप डेटाबेस को समझने लगे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपकी CNIC प्लस टोकन नंबर दो कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है, यानी कि जो एक से ज्यादा कॉलम पर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, वो प्राइमरी की काम वही कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन कंपोजिट है, दो कॉलम मिलके बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब तक अगर आप मेरे पास आपका CNIC प्लस टोकन नंबर दोनों नहीं है, मैं आपकी डीएमसी नहीं निकाल सकता। यानी कि आपकी पूरी की पूरी डीएमसी इस पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। और अगर ये प्राइमरी की कंपोजिट है, यानी कि एक से ज्यादा कॉलम पे मुश्तमिल है, और इसके बावजूद अगर आपको एक वैल्यू भी पता चल जाए, इससे आप अपनी डीएमसी को ना निकाल पाए, इसको हम कहते हैं कि ये फिर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। कि बेशक आपकी प्राइमरी की एक से ज्यादा पे मुश्तमिल थी, लेकिन इसके बावजूद जो आपका बाकी का डाटा है, बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं, वो पूरी की पूरी एज अ होल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी एक पार्ट पे नहीं कर रहे। दूसरी क्या हो सकती है कि लेट्स से मुझे आपका CNIC नंबर पता चल गया। अब देखो, प्राइमरी की CNIC प्लस टोकन अभी भी वही है, लेकिन मुझे आपका CNIC नंबर पता चल गया, मैंने एंटर किया CNIC नंबर, टोकन कह लो कि किसी वजह से हज़फ कर दिया पीपीएससी ने या जो भी चक्कर लगा, सिर्फ CNIC की बेस पे मैं आपकी डीएमसी देख रहा हूं। तो अब ये देखो, डीएमसी यानी आपसे बुराद है आपके बाकी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स, आपके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, यानी कि एक कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हो गई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। याद रखना, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तभी होगी जब आपकी प्राइमरी की कंपोजिट होगी। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपकी प्राइमरी की सिंपल है, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल है, और वहां पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वहीं पे जहां पे आपकी प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होगी, जैसे हमारे एग्जांपल में CNIC प्लस टोकन है, और आपका बाकी के तमाम का तमाम डाटा या बाकी के तमाम एट्रीब्यूट सिर्फ CNIC या पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिटरमिन हो रहे हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फुली वहां पे होगी कि आपके बाकी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट, आपकी पूरी की पूरी डीएमसी जो आपकी मुकम्मल प्राइमरी की है, यानी कि CNIC प्लस टोकन, उस पर डिपेंड कर रही है। अगर इनमें से आपको एक पार्ट का पता चल भी जाता है, यानी कि CNIC, उसके बावजूद आप पूरी की पूरी डीएमसी यानी कि बाकी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस ना कर पाए, तो ये हमारे पास है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और डेटाबेस ये कहता है, DBMS, कि आपने टेबल ऐसे बनाने हैं कि उसमें हमेशा फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी हो, पार्शियल ना हो। अगर पार्शियल है तो उसको रिमूव करके उसको फुली में कन्वर्ट करो। समझ आई है फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप्स की? जी सर, अभी जी सर, आ गई है। हाँ, पार्शियल की याद रखना हमेशा कंपोजिट की शर्त है, अगर कंपोजिट नहीं है तो फिर पार्शियल का कोई कंसेप्ट नहीं है। और फुली में ये है कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हैं, इसके बावजूद बाकी तमाम के तमाम उसी से डिटरमिन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, एक टर्म यूज होती है प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, के प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। देखो, प्राइम एट्रीब्यूट्स वो हैं जो पार्ट ऑफ प्राइमरी की हैं। अगर तो प्राइमरी की एक ही एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल है, लेट्स से रोल नंबर, तो ये सिर्फ एक ही आपके टेबल में प्राइम एट्रीब्यूट होगा। लेट्स से एक से ज्यादा पे मुश्तमिल है, रोल नंबर प्लस नेम है, दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इस वक्त आपके नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स 2 हैं। अगर 3 पे मुश्तमिल है तो 3। इसके अलावा जितने बाकी एट्रीब्यूट्स बच जाते हैं जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, वो सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की या कैंडिडेट की का पार्ट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो उसका पार्ट नहीं है। तो ये दो डेफिनेशंस और डिफरेंस याद रखना है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप आती है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपने अक्सर मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर A इज इक्वल हो B के,
एंड बी इज इक्वल टू हो सी के, तो इसका मुराद ये है कि ए इज इक्वल टू है सी के। ये चीज पढ़ी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये। जी सर पढ़िए। तो बिल्कुल ऐसी है। अब देखो इसमें आप एग्जांपल लो कि ए आपके पास जो है ना प्राइमरी की है, इसमें देखो हम ये कह सकते हैं कि ए डिटरमिन कर रहा है बी को, ठीक है। और ये जो बी इन रिटर्न है, अब ये देखो बी प्राइमरी की नहीं है, ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये बात याद रखना है, ये नॉन प्राइम है। ए आपका प्राइम है, बी नॉन प्राइम है, लेकिन बी आगे किसी तीसरे को यानी कि सी को डिटरमिन कर रहा है, और वो सी भी नॉन प्राइम है। तो ये जो डिपेंडेंसी बनी हमारे पास कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, यानी उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस कहता है कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में वो कहता है कि तमाम के तमाम एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करने चाहिए, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करने चाहिए। तो जबकि अभी अभी हमने देखा है कि सी जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है बी पे, और बी बजाते खुद प्राइमरी की नहीं है, वो भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर इस तरह की कोई डिपेंडेंसी आ जाए जिसमें एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा हो, तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को बोला जाता है कि वो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और ये भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंसी आपके डेटाबेस में होना चाहिए, और वो है फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी। इसके अलावा जितनी भी है उसको आपने रिमूव करना है। तो जहां पे पार्शियल आ गई उसको भी रिमूव करना है, जहां पे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई उसको भी रिमूव करना है। तो ये थी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा। अच्छा, अब पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हर टेबल जो है वो रिलेशन नहीं होता। रिलेशन हमने कहा था टेबल को ही कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। लेकिन अब हम देखेंगे कि टेबल में और रिलेशन में कुछ फर्क होता है। टेबल कुछ भी हो सकता है, रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन है, किसी भी टाइप का उसमें डाटा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हर टेबल रिलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिलेशन की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। क्या है वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, इट मस्ट हैव अ यूनिक नेम। अगर आप सिंपल इस तरह एक टेबल बना देते हो, उसमें डाटा शिफ्ट करना शुरू कर दिया और उसका नाम नहीं लिखा आपने नीचे या कहीं ऊपर, तो वो रिलेशन नहीं है। टेबल जरूर है, रिलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा, एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक। अभी तो एटॉमिक पहले भी आया था, मैंने कहा था कि आगे आएगा मैं आपको समझाऊंगा, तो अब मैं समझा देता हूँ एटॉमिक वैल्यू से क्या मुराद है। एटॉमिक वैल्यू से मुराद है कि वो मजीद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? लेट से मेरे पास एक है स्किल का कॉलम, स्टूडेंट की स्किल है, उसमें मैंने अपनी स्किल में लिख दिया कि मुझे सी प्लस प्लस भी आती है और जावा भी आती है। ये दो चीजें मैंने लिखी हुई, यानी कि मल्टी वैल्यूड है, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो। अब देखो, रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आपके कॉलम में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, मल्टी वैल्यू कॉलम कोई भी ना हो। तो अब ये देखो स्किल मल्टी वैल्यूड मौजूद है, तो इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा। कैसे? अभी के लिए मैं सिंपल दिखा रहा हूं कि स्किल में मैं दो लाइनें, दो टपल बनाऊंगा। एक सी प्लस प्लस के लिए अपनी एंट्री करूंगा कि इजाज फारूक, और उसको सी प्लस प्लस आता है, और दूसरी एंट्री करूंगा इजाज फारूक, उसको जावा भी आती है, इस तरह करके। तो ये देखो अब ये मेरे पास जो है मल्टी वैल्यूड खत्म हो गया। हाँ, अब ये रिलेशन में आ गया, पहले नहीं था। पहले बेशक बाकी सारी चीजें पूरी कर रहा था, लेकिन इसमें एक भी कॉलम ऐसा होगा जिसकी वैल्यू मल्टी हो सकती है, तो उसका मतलब है कि ये रिलेशन नहीं है, उसको खत्म करो फिर रिलेशन में आएगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, एवरी रो मस्ट बी यूनिक। ये तो लाजमी है कि कम से कम, बेशक 100 कॉलम है एक टेबल में, 99 की वैल्यू सेम हो, कोई मसला नहीं, कम से कम एक कॉलम ऐसा हो जिसकी वैल्यू बाकियों से डिफरेंट हो। बाकियों से मुराद ये है कि ऊपर वाले भी और नीचे वालों से भी, यानी कि प्राइमरी की बात हो रही है, दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो कि प्राइमरी की हमें ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी गारंटी देती है कि हर रो जो है वो लाजमी तौर पे यूनिक होगी, बेशक बाकी सारा डाटा सेम हो, प्राइमरी की तो डिफरेंट होगी ना, वो तो यूनिक होगी। तो इसका मतलब है कि तीसरी रो स्पेसिफिकली प्राइमरी की तरफ यूनिक कर रही है कि टेबल में अगर प्राइमरी की है फिर वो रिलेशन है, अगर टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो फिर वो रिलेशन नहीं है, बेशक ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी पूरी भी है। अच्छा, चौथा पॉइंट देखो, कॉलम इन टेबल मस्ट हैव यूनिक नेम्स। हर एक कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। रोल नंबर है, अलग कॉलम है, नेम है, अलग कॉलम है, नाम होना चाहिए। आखिरी दो जो है ये सेकेंडरी है। क्या? ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी इररेलेवेंट।
इससे मुराद ये कि पहले आपने टेबल बनाया हुआ था ऐसे कि उसमें पहले रोल नंबर था, फिर नेम था और फिर मार्क्स था। और शो आप ऐसे करवा रहे हो कि पहले मार्क्स आ रहे हैं, फिर नंबर आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं और आखिर में रोल नंबर आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है। अगर हम तरतीब चेंज कर दें कॉलम्स की तो डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कह रहा है सेकंड लास्ट पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी इररिलेवेंट। कॉलम्स का ऑर्डर चेंज करने से, आगे पीछे करने से टेबल के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल। और बिल्कुल उसी तरह ऑर्डर ऑफ रोज मस्ट बी रेलिवेंट कि एक लेट्स से पहले स्टूडेंट्स का डाटा पहली रो में पड़ा था और दूसरे का दूसरी रो में, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे मैं ले आया और 1 वाले को नीचे ले आया, तो इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि रो का अगर ऊपर नीचे कर दो, यानी कि सॉर्टिंग की बात हो रही है कि जब आप सॉर्ट करोगे रोज को तो उससे डाटा पे, उसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस भी टेबल में ये प्रॉपर्टीज होंगी, पहली ये 4, आखिरी 2 तो होती है बेसिक, लेकिन लिख भी दो तो कोई बात नहीं। ये पहली 4 प्रॉपर्टीज जिस टेबल में होंगी उसको हम कहेंगे ये रिलेशन है, और इनमें से एक भी मिस है तो वो रिलेशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह ताला हम नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे, यानी कि मंडे से। आज के लेक्चर में कोई इशू है, कोई परेशानी है तो डिस्कस कर सकते हैं। सर एक जरा कैंडिडेट की बता दें और दूसरा ये बता दें कि वो जो